संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा हुई। तो एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। नकाबपोश भीड़ के पास हथियार थे। पहली बड़ी बात, दंगाई बोले किसी को जिंदा मत छोड़ना, ये एफआईआर में कहा गया है। जियाउर रहमान बर्क जो कि स्थानीय एमएलए का बेटा है, वो भी आरोपी है। जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है, वो भी आरोपी बनाए गए हैं एफआईआर में। और ये देखिए एफआईआर की कुछ बड़ी बातें जो है आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह से खुलासा हुआ है इस दूसरी एफआईआर में। देखिए एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। इसमें घातक हथियारों से लैस होकर जामा मस्जिद की सर्वे को प्रभावित किया गया। 22/11/24 को 22 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क पुत्र, उसके बाद ये देखिए ये 22 नवंबर 2024 को जियाउर रहमान बर्क पुत्र श्री ममलुक रहमान निवासी मोहल्ला दीपा सराय थाना नबासा द्वारा जामा मस्जिद पर जाकर, ये एफआईआर में बड़ी बातें हैं। अब आप इस पूरे पैराग्राफ में अगर देखेंगे तो इसमें बड़ी बात क्या कही है। सोहेल इकबाल ने भीड़ से कहा, पुलिस अपील के बाद भी भीड़ हिंसक हो गई और हमला किया गया। कार्यवाही को बाधित न करने की अपील की गई, ये एफआईआर में कहा गया है। एक उपद्रवी ने हत्या के इरादे से पुलिसकर्मी पर फायरिंग की। पुलिस बल पर पत्थरबाजी की गई। सर्वे के दौरान 700-800 लोगों की भीड़ अचानक से जुटना शुरू हो गई, ये एफआईआर में बताया गया है। और एक एक डिटेल आपको बता रहे हैं। घातक हथियारों से लैस जामा मस्जिद के सर्वे की कार्रवाई को बाधित किया गया। मस्जिद के बाहर जुटी भीड़ के पास घातक हथियार थे। पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी की तरफ से ये बताया गया कि नुकीला हथियार हाथ में था उपद्रवियों के, और यही फेंका गया था जहां पर पत्थर फेंके गए थे, वहां नुकीला हथियार भी था। तो ये एफआईआर में एक एक डिटेल आपको बता दें। भीड़ कैसे उग्र हो गई, सियासी लाभ के लिए, सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उकसाया गया, और यहीं पर ही उन लोगों का नाम भी है जो एफआईआर में है, जो आरोपी। जामा मस्जिद का सर्वे न्यायालय के आदेश के बाद ही हुआ, और करीब 40 से 50 व्यक्ति नजदीक आकर इस तरह हुड़दंग मचाने लगे। और एक एक बात, एक एक डिटेल, एक एक पैराग्राफ, कैसे 800-900 लोग अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं जब सर्वे हो रहा होता है, और अचानक से आकर उग्र हो जाते हैं। जो इसमें आरक्षी पंकज कुमार के कंधे पर टंगा बैग, जिसमें करीब 25 ब्लैंक कारतूस, 25 रबर बुलेट थे, वो लूट लिए गए, ये भी कहा गया एफआईआर में। और उपद्रवियों ने 25 खाली कारतूस, 25 रबर बुलेट लूटे हैं। इसके अलावा ये देखिए, हथियार से लैस 800-900 लोगों की भीड़ पत्थरबाजी करने के लिए जुट गई, और पुलिस के समझाने की कोशिश के बाद भी कोई माना नहीं। ये अब देखिए आरोपियों के नाम देखिए। पहला नाम ही है जियाउर रहमान बर्क का, जो कि संभल के सांसद हैं। उनका पहला नाम है और उनके बारे में डिटेल दी गई, रिश्तेदार के नाम और पता बताया गया है। जो दूसरा नाम है वो देखिए सोहेल इकबाल का, जो कि विधायक के, स्थानीय विधायक के बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, इन्हीं के जरिए उकसाने की कार्रवाई हुई भीड़ के जरिए, भीड़ को। और संभल हिंसा पर एफआईआर में क्या क्या है आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि सर्वे के दौरान 700-800 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने पत्थरबाजी की। जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ जुटाकर भड़काऊ बयानबाजी की थी। उनको उकसाया गया लोगों को, और भीड़ बेकाबू हो गई, आक्रामक हो गई। सियासी फायदे और सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को जियाउर रहमान बर्क ने उकसाया। सोहेल इकबाल ने भीड़ से ये कहा, अपने मंसूबे पूरे करो, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। ये भीड़ से कहा गया, उकसाया गया। 150 से 200 की भीड़ ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी तोड़ दिए ताकि कोई सबूत नहीं मिल सके। नकासा चौक पर सीसीटीवी कैमरों को सबसे पहले तोड़ा गया। ये डिटेल्स हैं एफआईआर में। हॉकी, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। उपद्रवी लगातार ये कह रहे थे कि इनको आग लगाकर मार दो, कोई बच ना पाए। 40 से 50 उपद्रवियों ने कहा, पुलिस वालों से हथियार, कारतूस छीन लो। पिस्टल छीनने में नाकाम होने पर मैगजीन लूट ली गई, जिसमें 9 गोलियां थीं। आरोपी टीयर स्मोक के 2 बैग भी छीन कर ले गए, जिसमें 29 शेल थे। उपद्रवियों ने 25 खाली कारतूस, 25 रबर बुलेट भी लूट लिए। अब देखिए, पहले लूट लिए गए और फिर उसका क्या किया ये सबके सामने है। भीड़ की तरफ से लगातार हत्या के इरादे से फायरिंग हो रही थी। ये एफआईआर में एक एक डिटेल दर्ज है। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं एफआईआर में, और हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल अहमद के बेटे को आरोपी बनाया गया है। दोनों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान की और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो तो वो ज़रूर दिखाएं। मुझे एविडेंस के तौर पर बात करनी चाहिए। मेरा कोई एविडेंस ऐसा नहीं होगा जिससे ये फॉल्ट नज़र आए मेरा कि मैंने कोई भीड़ में या किसी तरह से मैंने लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। मैंने आज तक मेरे अपनी लाइफ में, मेरे फादर हैं, यही मेरे नेता भी हैं, मेरे सरपरस्त भी हैं, यही मेरे गुरु भी हैं राजनीतिक, उन्होंने ये समझाया है कि शहर को हमने तस्बीह की तरह पिरो के रखा है और तुम्हें इसी काम में करना है। मैंने हमेशा गरीबों की मदद करी है, मजलूमों की मदद करी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाया है और वही काम पे हम चल भी रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर शहर को बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? इसलिए जो कुछ भी हुआ है मैं उनसे कहूँगा, तो रिव्यू करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। कोई गलतफहमी है तो उसको हमें बुला कर पता करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हमें फॉल्ट नज़र आ रहा है, क्या ऐसा है, क्योंकि ये अपने आप में आरोप बहुत बड़ा है कि मैंने ऐसा करा। मैं अपनी ज़मीर की से गवाही नहीं, मेरे ज़मीर से मैं अपनी कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे शहर को या संभल के किसी भी आदमी को मुझसे शर्मिंदगी हो। मैं अपने आप कहता हूँ आई एम नॉट गिल्टी फॉर इट। तो एक तरफ तो संभल के सांसद पर ही आरोप है तो दूसरी तरफ विधायक के बेटे पर आरोप है। अब एक और बड़ी बात कि सियासत भी तेज हो गई इस पूरे हिंसा को लेकर। अब कल और परसों संभल जाएंगे राहुल गांधी। जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी संभल जाएंगे। अभी हमारा तय हुआ है कि हमारी बात हुई है, राहुल जी ने सहमति दी है, हम लोग जल्दी जाएंगे, कल या परसों कभी भी प्रोग्राम बन सकता है। अभी हमारा तय हुआ है कि हमारी बात हुई है, राहुल जी ने सहमति दी है, हम लोग जल्दी जाएंगे, कल या परसों कभी भी प्रोग्राम बन सकता है। तो संभल में फिलहाल शांति तो है, लेकिन तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों को शांत करा रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है इस पूरे इलाके में। हिंसा के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई उन्हें तमंचे की गोली लगी थी और मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं अजय कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी है। कल गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, किसने भड़काई हिंसा, इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए और कैसे लोगों के हाथ में पत्थर आ गए। और मुरादाबाद रेंज के जो डीआईजी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरी हिंसा के बाद, कैसे कंट्रोल कर रही है पुलिस, आइए आपको सुनवाते हैं। मार्केट पूरी तरीके से चल रहा है, सभी लोग अपना काम देख रहे हैं। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी। जो भी निर्दोष है उनके कुछ नहीं होगा। हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहा है, एविडेंस कलेक्ट करवा रहा है। उसके बाद आगे जो एसपी नियम अनुसार विधिक कार्रवाई हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना डीआईजी की तरफ से क्या कुछ कहना है और संभल में आज कैसे हालात हैं, अभी क्या हो रहा है, और इसी पर ही एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने भेजी है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल शहर की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिलवाद के आधार पर जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी जामा मस्जिद, तो रविवार को वहां पर बवाल हो गया, हिंसा हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। काफ़ी ज़्यादा आगजनी की गई, गोलीबारी हुई और उसके बाद हिंसा काफ़ी तेज़ी से भड़की थी। सीओ, एसपी और डिप्टी कलेक्टर सहित तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो जख्मी हुए थे, जबकि इस पूरे हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब उसके बाद आप देखेंगे कि संभल शहर में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। पूरे शहर को छावनी के तौर पर तब्दील किया गया है, जगह जगह पर पीएसी को तैनात किया गया है और बता दें कि इस पूरे मामले में दर्जनों लोग घायल हुए थे, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था और इसमें कई पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए थे। लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर पूरे हिंसा पर काबू किया था और उसके बाद शहर में एक तरीके से कर्फ्यू जैसे अघोषित हालात हो गए थे। लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जो सांसद हैं बर्क, उनके खिलाफ भी एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, जबकि सोहेल जो कि विधायक पुत्र हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा लगभग 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ
कुल 7 FIR अलग अलग थानों में दर्ज की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जामा मस्जिद के जो खास हैं जफर उनसे भी पूछताछ की है। सोमवार को उनको बुलाया गया था और उसके बाद उनसे कई घंटों की पूछताछ की। हालांकि जफर ने ये दावा किया था कि उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया था। जफर अली लगातार अलग अलग बयान दे रहे थे, जिसके बाद जो डीएम है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जफर लगातार अपने बयानों को बदल रहे थे और इसीलिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। समाजवादी पार्टी ने भी एक डेलीगेशन बनाया है जिसमें कई सांसद मौजूद हैं, जिनको संभल जाकर जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, लेकिन डीएम ने आदेश दिया है कि कोई भी बाहरी शख्स 30 नवंबर तक संभल में नहीं आएगा, कोई भी डेलीगेशन यहां पर नहीं आएगा और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए इंटरनेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाया ना जा सके। और इस बीच आपको बता दें कि संभल हिंसा पर रामगोपाल यादव का भी बयान आया। इंसाफ न मिलने पर कोई क्या करेगा, ये पूछा गया है उनकी ओर से। प्रशासन ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, प्रशासन ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ा है, रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया। प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अच्छा, जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही फिर। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तैयारियां अब तेज हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को आज इस्तीफा सौंपा है। कुछ देर पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई और अब देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्यपाल राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा दिया गया है एकनाथ शिंदे की ओर से। शिंदे के साथ फडणवीस, अजित पवार भी मौजूद थे। अब देखिए, अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा, किस फॉर्मूले पर बातचीत आगे बढ़ती है महायुति में, और शिंदे की तरफ से जो औपचारिक इस्तीफा देने का जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है। और अब सीएम शिंदे के इस्तीफे के बाद दीपक केसरकर ने ये कहा कि महज औपचारिकता है, सीएम पद पर फैसला मिलकर तय होगा। देखिए, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी रहती है। जब आप गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सीएम अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होता है और सीएम साहब के नेतृत्व में ये प्रोसीजर हो गया है। जो पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक। तो अब अगला सवाल ये है, कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, मुंबई से सीधे रुख करेंगे उनका। कुमार, अगला सवाल ये है कि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या ये बहुत आसान लग रहा है कि सर्वसम्मति के साथ तय हो जाएगा तीनों दलों के बीच में कि कौन होगा मुख्यमंत्री, या फिर इसमें भी पेच है? देखिए, इसमें बड़ा पेच है। इस वक्त मैं वर्षा बंगलो पे मौजूद हूँ और एकनाथ शिंदे जब अभी निकल रहे थे तो उनके चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रहा था। ये शिकन इस बात की भी है कि इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद भी मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। तीनों पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के तो अलग दावे हैं, लेकिन अगर खुद भारतीय जनता पार्टी चाहे कि उनके तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन हो तो उसके लिए भी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम तरह के कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों पर चर्चा है। आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं निधि की कल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हुए थे एक निजी कार्यक्रम में, शादी समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन जैसा बताया जा रहा था कि बड़े नेताओं और आला नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। ऐसी कोई मुलाकात की औपचारिक तस्वीर तो सामने नहीं आई। बाकायदा उल्टे उस
शादी समारोह में शामिल होकर देवेंद्र फडणवीस वापस मुंबई आ गए हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ये पेंच इतना सुलझा हुआ नहीं है और उल्टे जितना देर हो रहा है उतना उलझता जा रहा है। अक्सर निधि ये होता है कि राज्यपाल के पास जब आप जाते हैं अपना त्यागपत्र देने के लिए, तो साथ साथ आप एक समर्थन पत्र भी दे देते हैं कि भाई हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है, आप समय दे दीजिए, हम फलाने तारीख को आके अपना शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन दिया और इतना ही नहीं, उल्टे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक मन न जाए कोई मुख्यमंत्री तब तक के लिए राज्यपाल ने उनको कहा। तो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं पेच फंसा हुआ है। इस पेच में क्या होता है क्या नहीं होता है ये अगले 1-2 दिन में पता चल पाएगा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कुमार। अब देखना होगा कि ये जो पेचीदगियां हैं मुख्यमंत्री के रास्ते में क्या वो दूर हो जाती हैं और आम सहमति बन जाती है, लेकिन ये कब तक फैसला होगा ये सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार सारे समीकरण बताने के लिए कि अब आगे का फैसला क्या होगा। अपने इस्तीफे पर अब आपको बताते हैं जो दूसरा खेमा है कांग्रेस, अपने इस्तीफे पर TV9 से बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले। उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी मैं अब वैसा ही करूंगा, आज राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा, ये नाना पटोले की ओर से कहा गया। महायुति को लोगों की चिंता नहीं है। नाना पटोले ने TV9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से बातचीत की है। उन्होंने कैसे सवाल का जवाब दिया है आपको सुनवाते हैं। देखो, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश करेगी तो उस आदेश का पालन करने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। तो मैं कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजीव गांधी साहब से भी मिला, हमारे गोपाल जी से मिला। इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं। आज मैं राहुल जी से मिलता हूँ तो पब्लिक की आवाज़ महाराष्ट्र में क्या है उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। हमें महाराष्ट्र में मूवमेंट जो खड़े करना है उसके बारे में बात करूँगा। उस विषय पे कोई चर्चा नहीं है। आप राहुल जी से मिलेंगे तो कैसे मूवमेंट की आप बात करें, कैसे मूवमेंट आप खड़ा करेंगे महाराष्ट्र? देखिए, पब्लिक की आवाज़ को हम कांग्रेस उस आवाज़ को लेके महाराष्ट्र में मूवमेंट खड़ी करेंगे और मैंने सोच लिया मैं आज मेरा तो यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग महाराष्ट्र में? देखेंगे ना, अभी वही तो मैंने कहा कि मैंने आज वो प्रपोजल राहुल जी के सामने रखता हूँ, उसके बाद चर्चा। सर रिजल्ट आए हुए 3-4 दिन लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये महायुति तय नहीं कर पाएगी, आपके हिसाब से डिले क्यों होगा? उनके मित्रों के कागज पे जो भी कागज मिलेगा उस पर साइन करने वाला सीएम लोग राज्य की जनता के लिए, तो उसमें चल रहा होगा कौन साइन पूरे कागज पे करेगा मित्रों के लिए, इसके ऊपर काम चल रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। पब्लिक की चिंता थोड़ी है। आप इतने एक्सपीरियंस मिलता है, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बनना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या? उनकी पार्टी है, उनके नेता है, वो डिस्कशन करे, उसके ऊपर चर्चा करे। तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बात है कि इतनी मेजोरिटी के बाद भी ये सरकार नहीं बना रहे, तो उनमें वही डील चल रही है कि मित्रों के कागजों पे जो साइन करेगा महाराष्ट्र को जो बेचेगा, ऐसा ही मुख्यमंत्री उनको चाहिए और इसलिए ये समय है। ये भी चर्चा है कि महाविकास आघाड़ी के कई विधायक जो है महायुति के संपर्क में वहाँ जहाँ महायुति में जाने को तैयार बैठे हैं। विधायक खरीदना, सरकार गिराना, तब से मोदी जी आए देश की सत्ता में तब से उन लोगों ने ये मूवमेंट शुरू कर दी है। लोकतंत्र को खरीदना भी और लोकतंत्र को अपने कब्जे में रखना, ये उनकी मानसिकता रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार इन लोगों ने गिराई और विधायकों को खरीदा गया 50-50 करोड़ होगी, तो ये बात तो छुपी नहीं रही है। तो अगर उनकी मानसिकता वो होगी तो उस पर आज मैं चर्चा नहीं कर सकता और मैं कोई विधायकों को ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ। जब ये मूवमेंट होगी तब उसमें चर्चा करेंगे। और इस बीच आपको बता दें एनसीपी सिंबल मामले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है कि चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शरद पवार का हलफनामा आया है। शरद पवार की तरफ से दायर हलफनामे में ये कहा गया है कि अजित पवार ने घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर वोटर के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की और घड़ी चुनाव चिन्ह से जुड़ी भावना से फायदा उठाने की कोशिश की गई। पवार ने 6 दस्तावेज जमा करने की अनुमति मांगी है। और ज्यादा जानकारी पीयूष पांडे से लेते हैं। पीयूष, इस हलफनामे में और कुछ कहा गया है सिंबल को लेकर?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर जारी किया था पहले भी, और ये कहा था कि 36 घंटे के भीतर अजीत पवार ये बाकायदे स्पष्ट कर दें कि जो घड़ी सिंबल है वो उनसे रिलेटेड नहीं है, और अभी इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद जब उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया, तब हलफनामे ये दाखिल किया गया है शरद पवार की तरफ से, और ये कहा गया है कि उनके पास 6 ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि घड़ी सिंबल के जरिए जो मतदाता हैं उनको प्रभावित किया गया है और भ्रमित किया गया है। इसके मद्देनजर 6 जो दस्तावेज हैं वो दाखिल करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी है शरद पवार ने, और अब देखना ये है कि आज ही इस मामले पर सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ये इजाजत उन्हें देता है और या फिर इस मामले में कोई और रुख अख्तियार करता है। जी निधि, शुक्रिया पीयूष आपका जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अख्तियार करता है। एक और बड़ा मामला चंडीगढ़ से सामने आया। 2 नाइट क्लब के बाहर धमाका हो गया। धमाके के बाद क्लब की खिड़कियां तक टूट गईं। 2 अज्ञात हमलावरों ने बम से दरअसल हमला किया है। सिंगर बादशाह के क्लब के बाहर ही हमला हुआ है। जांच में पुलिस की टीम अब जुटी हुई। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी तस्वीरें हैं। नाइट क्लब के बाहर कुछ लोगों को देखा भी गया और नाइट क्लब के बाहर ही हंगामा हुआ है। उसके बाद पहले ब्लास्ट होता है, फिर उसके बाद हंगामा होता है। इस पूरे मामले पर पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में नाइट क्लब पर हुए हमले की सीसीटीवी तस्वीरें जो सामने आई हैं, तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुबह करीब 4 बजे बाइक से उतरकर एक युवक क्लब के ठीक बाहर आता है और बम फेंककर फरार हो जाता है। धमाका काफ़ी लो इंटेंसिटी वाला था, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया है क्योंकि ये नाइट क्लब है और बादशाह का बताया जा रहा है नाइट क्लब, इसीलिए बाहर जो धमाका हुआ उसको लेकर सवाल है। क्या किसकी साजिश थी इसके पीछे, इस धमाके के पीछे? चंडीगढ़ में 2 नाइट क्लब के बाहर धमाका हुआ। आपको पूरी घटना बताते हैं। सुबह करीब 4 बजे 2 धमाके से चंडीगढ़ दहल गया। 2 अज्ञात हमलावरों ने क्लब के बाहर बम फेंका है और सिवेल बार और लाउंज के मालिक हैं सिंगर बादशाह। जोरदार धमाकों से नाइट क्लब के शीशे तक टूट गए। हमलावरों ने देसी बम से अटैक किया, हमला किया। मौके से बारीक रस्सियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस और सीएफएसएल की जो टीम है जो सबूत जुटाने का काम कर रही है और एक्सटॉर्शन के एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है कि ये रंगदारी का मामला भी हो सकता है। और ज़्यादा जानकारी इस मामले में मोहित मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे लेते हैं। मोहित, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे धमाके के पीछे कौन हो सकता है? देखिए, अब तक की जांच में बाइक पर 2 अज्ञात युवक आए थे, उनके ऊपर ही शक है, लेकिन ये लोग किस गैंग से जुड़े हैं उसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पूरा धमाका किया गया है, पटाखे बनाने का जो पोटाश होता है उसका इस्तेमाल किया गया है ऐसी आशंका है, और उसको बकायदा जूट की जो बारीक रस्सी होती है उसमें लपेटकर बम नुमा एक देसी बम बनाया गया और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वहां पर जूट की रस्सी के कुछ टुकड़े भी। फोरेंसिक एक्सपर्ट पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि दहशत फैलाना उद्देश्य हो सकता है इस पूरे धमाके का। और दोनों नाइट क्लबों के बाहर उस वक्त ये धमाका किया गया जब नाइट क्लब बंद हो चुके थे और अंदर कुछ गिना चुना ही स्टाफ मौजूद था। तो ऐसा लगता है कि दहशत फैलाना इस पूरी वारदात था ताकि डर का माहौल बनाया जा सके, और इसीलिए पुलिस एक्सटॉर्शन के मामले से भी इस पूरे के पूरे जो धमाकों की जांच है उसको आगे बढ़ा रही है। शुक्रिया आपका मोहित, नजर बना के रखिए, तो मामला बड़ा है, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संभल में समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो पहुंचा है, बातचीत भी कर रहा है। अब आप रखती है कि नहीं रखती है, मैं तो इतना कहूंगा कि इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं इनके मालखाने में रखे जाते हैं, जब कभी इन्हें जरूरत होती होगी उसका प्रयोग करते हैं। समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद और पूर्व विधायक के ऊपर सरकार कह रही है कि भाई इन्हीं लोगों के बीच में वर्चस्व की जंग थी और इन्हीं लोगों के समर्थक आपस में लड़े। नहीं, ऐसा हो सकता है? आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे? ये संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है, पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। आप अभी चुनाव में आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे, हम तो गए हैं, जहां वोट पड़ रहा था मैंने देखा है। मैं गाँव में गया हूँ, जिन गाँव में जाता था मैं, जिसके घर बैठ जाता था उसके घर रात को एसडीएम पहुंच जाते थे, थानेदार पहुंच जाते थे। तो ये सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। तो ये जब इनको हो गया था
कि ये 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी के यहाँ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वे करने का आदेश दे दिया और पूरा मुस्लिम समुदाय और मस्जिद के लोग उन्हें कोऑपरेट किए, सहयोग दिए और सर्वेक्षण हो गया। कलेक्टर ने कहा दिया आप दोबारा सर्वेक्षण की जरूरत नहीं, जो होना था हो गया, कोर्ट में दाखिल हुए। फिर एक कैसे दूसरे 22 नवंबर 24 को फिर कैसे ये करने लगे। अच्छा, उसको करना था तो ये करते, लोगों को बुलाते, समझाते, सीधे 5 बजे पहुंच गए, तो भ्रम की स्थिति तो इन्होंने पैदा की ना। अच्छा, ये सरकार चाहती है इस तरह से उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव रहे और उसका लाभ ये उठावें। लेकिन सर, सरकार ये कह रही है कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई है। जो लोग मारे गए हैं उसमें से एक समुदाय के हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मारना था तो उसी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। संभल में मुआयना करने के बाद यूपी पुलिस 2 तरह के हथियार रखती है। आरोप लगाया गया कि ये सब प्रशासन ने किया है और जिन 4 लोगों की मौत हुई है ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है। ये कहा गया समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की ओर से यूपी पुलिस हथियार रखती है और उन्हीं के हथियारों से ही ये मौत हुई है। जहां उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद बढ़ता जा रहा है। राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे झगड़े ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। मेवाड़ के पूर्व राज्य परिवार, आपको बता दें, सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म की गई थी। राज तिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर मौजूद लोग और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हो गई, लड़ाई हो गई और विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूणी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी इजाजत, इसकी अनुमति नहीं दी। महल में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पुलिस का घेरा तोड़कर ही सिटी पैलेस के गेट पर पहुंचे और इस दौरान सिटी पैलेस के अंदर से पत्थर बरसने लग गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पथराव के बाद मौके पर माहौल गर्मा गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस पूरे विवाद से जुड़ी हुई है। राज तिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में जब घुसने से रोक दिया गया तो उसके तुरंत बाद उनके समर्थक उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाग रहे हैं लोग और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि पत्थरबाजी होने लगी। अचानक से एक छोर से पत्थरबाजी होने लगी और फिर प्रदर्शन, जो समर्थक थे, प्रदर्शनकारी थे, वो प्रदर्शनकारियों से उनका झगड़ा हो गया। अब हम अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे दोनों पक्षों में किस तरह से हिंसा भी पनप गई। धरने पर बैठे विश्वराज सिंह मेवाड़ समेत उनके समर्थकों पर अंदर से पत्थर और बोतलें फेंके जाने लगे, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। और अब हम आपको तीसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मेवाड़ सिटी पैलेस के बाहर विश्वराज सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं। समर्थकों के हाथों में लाठियां भी देखी जा सकती हैं। समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और पैलेस के अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए, धक्का मुक्की किस तरह पुलिस के साथ होती है। समर्थक अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंदर नहीं जा पाए। और उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर हुई हिंसा के बाद अब क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता ध्वज आर्या इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये मेरे पीछे सिटी पैलेस आपको दिखाई दे रहा है और ये जो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा देर रात की, जो यहाँ पर जो आमने सामने हो गए दोनों पक्ष और दोनों जो पूर्व राज परिवार के जो गुट हैं वो दोनों आमने सामने हो गए। पत्थरबाजी हुई है और कांच की बोतलें फेंकी गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। और जब ये देर रात तक जब ये बवाल चला तो उसके बाद में प्रशासन मौके पर पहुँचा, कलेक्टर जो है मौके पर पहुँचे और ये आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को किस तरीके से यहाँ जो है उनके समर्थकों ने, विश्वराज सिंह के समर्थकों ने इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया था पूरी तरीके से। और ये जो बैरिकेडिंग है इसको तोड़ने के बाद वो गेट के अंदर घुस रहे थे। और संभल मुद्दे पर इस वक्त अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सीधे रुख करेंगे।
ये कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। हम उत्सव तब नहीं मना सकते जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, उनका कहां वोट पड़ पाया? क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहां के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें, सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। हमारा डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना, अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। अखिलेश जी, सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे वोट न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? आप लोग हम देखिए, मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो सुझाव जरूर दूंगा। सर, क्या पीडीए को व्यापक करने की जरूरत है? उन सीटों पे भी हार हुई है जहां हिंसा नहीं हुआ। पीडीए को बड़ा इसलिए करना जरूरी है कि पीडीए ही आबादी का 90% है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदिवासी और आधी आबादी अगर हम कुल मिला लें और पीड़ित, दुखी, अगड़े भी अगर हम मिला लें तो 90% लोग दुखी हैं सरकार से। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विपक्ष को संभल जाने से रोका जा रहा है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाना चाहते हैं लेकिन रोका जा रहा है, हम भी नहीं जा पा रहे। ये भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बैरिकेडिंग कर दी गई है, जाने नहीं दिया जा रहा है विपक्षी नेताओं को। संभल में दोबारा सर्वे क्यों हुआ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये भी कहा गया। हमारे सांसद पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ क्यों दर्ज हुई, सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, ये आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से। और आपको बता दें कि उदयपुर का जो मामला है, राजघराने के झगड़े का जो मामला है, वो कैसे सड़कों पर आ गया, पत्थर चले थे, ये खबर हम आपको दिखा रहे थे। और विस्तार से बताते हैं पूरे हालात पर। उदयपुर के जो कलेक्टर हैं, जो प्रशासन है, वो क्या कुछ कह रहा है इस झगड़े पर, इस पत्थरबाजी की घटना के बाद, आपको सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है
और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य है और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि उदयपुर के राज परिवार में संपत्ति को लेकर आखिर विवाद क्या है, क्यों ये विवाद पनपा और फिर उसके बाद सड़कों पर आ गया। दरअसल मेवाड़ में साल 1955 में भगवंत सिंह महाराणा बने और भगवंत सिंह ने मेवाड़ में अपनी पैतृक संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया। भगवंत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र सिंह उनके फैसले के खिलाफ थे। नाराज महेंद्र सिंह ने अपने पिता के खिलाफ केस भी दायर किया। पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग रखी। भगवंत सिंह ने अपनी वसीयत में छोटे बेटे अरविंद सिंह को संपत्तियों का एग्जीक्यूटिव बनाया। साथ ही महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया। उसी साल यानी 3 नवंबर 1984 को भगवंत सिंह का निधन हो गया। महेंद्र सिंह और छोटे भाई अरविंद सिंह में तभी से ये विवाद है और उसके बाद शाही परिवार में ये लड़ाई इतने दशकों तक चलती आ रही है। अब आपको बताते हैं उदयपुर के राज परिवार में सालों से चले आ रहे संपत्ति विवाद को बताते हैं कि आखिर इसी विवाद के बाद फिर हिंसा कैसे हुई। चित्तौड़गढ़ में विश्वराज मेवाड़ के राज तिलक की दरअसल रस्म होनी थी। ये रस्म हुई लेकिन उसके बाद ये विवाद बढ़ गया, हिंसा में बदल गया। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह धूणी दर्शन करने गए। ये पारंपरिक मंदिर है जहां पर दर्शन करने जाते हैं। विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह ने सिटी पैलेस फिर बंद करा दिया और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से भी मदद मांगी गई। लेकिन अभी प्रशासन क्या कर रहा है, सीधे रुख करेंगे उदयपुर का, जहां पर ध्वज आर्या हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी। ध्वज, इस वक्त जो प्रशासन है वो क्या कह रहा है, क्या कदम उठाया गया है, जो हिंसा हुई उसे रोकने के लिए अब आगे क्या किया जा रहा है? बिल्कुल निधि, मैं इस वक्त हूँ विश्वराज जी के घर पर और आप देख सकते हैं ये तमाम जो है सर्व समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और जो है पूरी तरीके से इस घटना के बारे में जो पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। हालांकि विश्वराज जी ने बताया है कि घटना जो है गलत हुई है और उसको लेकर खेद भी उन्होंने जताया। सर, कल वाली घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक बार? कल शाम को जो घटना हुई है वो तो बहुत दुखद घटना हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और चीज़ तो यही थी कि साधारण तौर से हमें सिर्फ जाके धूनी पे दर्शन करना था और ये दर्शन न हो पाया, इसीलिए सब लोगों को ठेस पहुंचा है। और ये जो मनाही हुई थी, ये भले आप कानूनी तौर से देखें, पारंपरिक तौर से देखें, सामाजिक तौर से देखें, सभी नज़रिए से ये तो गलती हुआ है। और कल लोगों को चोट भी पहुंची थी और ये तो दुखद ही बात है, नहीं होना चाहिए। ये परिवार का झगड़ा है, सड़क पर आ गया है, क्या मिल बैठ के नहीं इसको जो है सही करा जा सकता था? अब ये कहने का तरीका है कि सड़क पे आ गया है कि किस हद तक चला गया है, लेकिन मिल बैठ के बैठने का, अगर मिल बैठ के एक चीज़ हो पाती तो फिर कोई कोर्ट जाता ही नहीं। अब आगे क्या होगा, क्या धूनी जाएंगे? क्योंकि वहाँ रिसीवर जो है बैठा दिया गया है, उसको अब किस तरीके से कब्जे में लिया जाएगा, आप कब जाएंगे? किस तरीके से लिया जाएगा वो प्रशासन करेगी। तो सबसे पहले, क्योंकि एक तरीके से ये प्रशासन की कमज़ोरी है कि कल जो मेरा राइट है, राइट टू वर्शिप है, और जो परिवार के सदस्य होने से जो राइट है वो राइट, दैट राइट वाज वायोलेटेड। और जो रास्ता निकला है कि वो 145 में उसको पोजीशन में लेंगे। अब ये देखने की बात है, आज वो पोजीशन लेंगे, फिर आगे कदम देखेंगे। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, अगर आप बीच में नहीं आते तो और भी ज़्यादा बढ़ सकता था ये घटनाक्रम, क्योंकि प्रशासन भी मान रहा है कि आप बीच में आए, आपने लोगों से समझाइश की, आपके साथ जो सर्व समाज के लोग थे उन्होंने समझाइश की, तब जाके ये मामला शांत हुआ, नहीं तो ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ता। वो तो एक पॉसिबिलिटी थी कि ज़्यादा बढ़ता है। तो ठीक है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है और शाही परिवार की लड़ाई, ध्वज सड़क पर उतर आई है, किस तरह से पत्थरबाजी हुई, माहौल खराब हुआ। अब पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस शांति बरतने की अपील कर रही है, लेकिन ये झगड़ा सड़क तक आ चुका है।